एक परसेप्शन चेंज हुआ है कि अनटचेबल तो कोई भी नहीं है। जब बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं तो फिर तरा तो निकलता है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक मिसाइल्स का एक बैराज एक पूरा लॉन्च कर दिया जाए तो वो इसराइल इतना सा तो है वहाँ पे, बिल्कुल तो बचना उसने भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर इंडिया को बड़ी तगड़ी सपोर्ट दी है। पाकिस्तान के पास एक ही मिसाइल ऐसा है जो इंडिया के कोने कोने तक जा सकता है, शाहीन 3। ज़्यादातर कंट्रीज़ का ऑफेंसिव वेपन्स की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वॉर्स में डिस्ट्रक्शन का लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है? पाकिस्तान ने आज तक कभी भी एयर डिफेंस सिस्टम की इंडिजनाइजेशन के ऊपर कभी काम नहीं किया। हमने GF-17 यूज़ किया, PL-15 यूज़ किया, ऐसे तो बेटर टेस्ट जो चीज़ हो जाए वो फिर थ्योरेटिकल क्लेम से तो बाहर आ गई ना। ऐसे ही है बिल्कुल। अब एक दुनिया के अंदर आगे आने वाले दिनों में आप एक नई चीज़ देखेंगे कि स्टैंड ऑफ जैमर्स अब आए होंगे। आप आपस में कोलैबोरेशंस करें। अब टर्की ने इंजन के हवाले से कोलैबोरेशन यूक्रेन के साथ भी की है। 35 मुल्कों को उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स दिए हैं। बिल्कुल। तो क्या मुस्लिम नेशन किसी इनविजिबल बैटलफील्ड के लिए आज के दौर में रेडी है? जो कामिकाज़ी ड्रोन ईरान के पास है ना, वो शायद ही किसी के पास हो पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है, और डोनाल्ड ट्रंप उस दिन खड़े होकर कहता है कि यार मैंने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को कहा है कि वैसे ड्रोन बनाओ जैसे ईरान बना रहा है। टर्की इस मामले में इतना ज़्यादा आगे चला गया कि आप इटली और स्पेन जैसे मुल्क, ठीक है, और टर्की के पीछे पड़े हैं, भाई हमें भी टेक्नोलॉजी दो। कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के R&D में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि यार सिर्फ ऐलान करके ये काम करना है कि हमने इन्हीं के साथ ही करना है, तो ये आज वो थोड़ा सा मसला हो जाता है ना, कि जियो पॉलिटिक्स को ना आपने काफ़ी सारी चीज़ों को इनके देखना पड़ता है। कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर कुछ सबसे बड़ी डेटरेंस है ना, सबसे बड़ी डेटरेंस है वो न्यूक्लियर डेटरेंस है। तो इंडोनेशिया के हवाले से इंडोनेशिया $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कान प्रोजेक्ट के अंदर, $10 अरब की। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का कुछ अरसे बाद आ जाना इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, इनकी कोलैबोरेशन के साथ, तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि नहीं? अब होता यह है कि हम लोग समझते हैं कि जब एक जहाज सामने आ जाए ना तो शायद अब ये बनाना शुरू कर देंगे। हाँ। वो टेस्टिंग के मराहिल होते हैं, वो फिर पहला प्रोटोटाइप आता है, दूसरा आता है, तीसरा, अब इसका इनका एक है किजिल एल्मा। अब किजिल एल्मा के 4 प्रोटोटाइप आ चुके हैं। सीरियल प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई। ज़ाहिर है राफेल की तरह बिस्ती तो नहीं करवानी। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ थ्रेड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ मिलिट्री या डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और मुस्लिम नेशंस कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन मॉडर्न वॉरफेयर। क्योंकि 21वीं सदी में जंगें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि स्काइज़ में, साइबर स्पेस में, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल गेम चेंज करके रख दी है। तो ऐसे में मुस्लिम नेशंस आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे या कर रहे हैं, और क्या उनकी कोई अलाइंस बन सकती है इन फ्यूचर, और वो मिलिट्री कोलैबोरेशंस के लिए या उसका कोई पोटेंशियल रखते हैं। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग गुफ्तगू के लिए हमने इनवाइट कर लिया है फ़ाद अली भाई को। फ़ाद भाई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाद भाई, शुरुआत इसी क्वेश्चन से कर लेते हैं कि एक परसेप्शन चेंज हो रहा है, ख़ासतौर पर आखिरी 2 जंगों के बाद, मई और जून के बाद एक परसेप्शन चेंज हुआ है कि अनटचेबल तो कोई भी नहीं है। मार तो जब बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं तो फिर तरा तो निकलता है। तो ये हमने देखा है। तो परसेप्शन सिर्फ आम आवाम का चेंज नहीं हुआ, बल्कि सुपर पावर्स का भी चेंज हुआ है। तो क्या मुस्लिम नेशंस ने के लिए 2025 में कहूँगा, क्या हमने 2024 से बेटर किया, या उससे अगर हम अपनी माजी की हिस्ट्री देखते हैं तो ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, और थ्योरेटिकल क्लेम्स तो लोग करते ही आए हैं, लेकिन जब लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है तो उनको पता चला है कि हाफिज़ल्लाह ताला तो क्या कहें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, अभी जो पिछले दिनों जो 2 जंगें हुई हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी जंगें थी ये, इसको आप क्राइसिस कह सकते हैं। तो इनके अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले मई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो ये 6-7 की रात को शुरू हुई और ग़ालिबन 10 मई को ये ख़त्म हो गई। लेकिन इसने बहुत कुछ दिखाया है दुनिया को, बहुत सारे बुर्ज इसने उल्टा दिए हैं। राइट, ठीक। तो एक हाइप क्रिएट हुई थी कि इंडिया जो है वो अनटचेबल है, इनविंसिबल है, इम्पेकेबल है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बस थी, लेकिन वो जब ज़ाहिर बात है जब मुकाबला जब मैदान में आए वो सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी कुछ इसमें बदल गया। जी जी। दूसरा मार्का हुआ है ईरान का इसराइल के साथ। उस मार्के में पहले फ़ेज़ के अंदर ईरान को बड़ी मार पड़ी है, लेकिन जब ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं तो फिर हमें पता चला है कि उनका एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक एयर डिफेंस सिस्टम था,
लेकिन उसको भी ब्रीच करते हुए काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो अपने टारगेट पे हिट भी किए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उनको नुकसान भी उसका काफ़ी सारा हुआ है। तो अभी देखना ये है कि ये जो 2 मार के हुए हैं, इसके बाद इससे पहले दुनिया क्या सोचा करती थी और इसके बाद दुनिया ने क्या सोचना शुरू किया है, क्या परसेप्शन ऐसी चेंज हुई है या नहीं हुई? जी। तो परसेप्शन तो बिल्कुल चेंज हुई है। अगर आप देखें पाकिस्तान का बजट देखें तो तकरीबन गालिबन $8 बिलियन, इंडिया के देखें तो तकरीबन $80 बिलियन। इंडिया का रकबा देखें तो वो बहुत ही मतलब बड़ा, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा है। पाकिस्तान को जियोग्राफिकली देखें तो 350 से 400 किलोमीटर की टोटल चौड़ाई है पूरे पाकिस्तान की। मतलब इंडिया का 350 से 400 किलोमीटर रेंज का कोई भी मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक जा सकता था। पाकिस्तान के पास एक ही मिसाइल ऐसा है जो इंडिया के कोने कोने तक जा सकता है, शाहीन 3। ठीक है, 2750 किलोमीटर उसकी रेंज। सही। अगर आप देखें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के राफेल भी गिरे, इंडिया का MiG-29 भी गिरा, इंडिया की सूट 30 भी गिरे। ठीक है, और पाकिस्तान जो 6-7 की रात को जो इंडिया ने जो जारियत का मुजाहरा किया, उसके बाद जो जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका, और एक परसेप्शन वाकई आपके कहने में परसेप्शन चेंज हुई और बताया कि हाफिज़ुल्लाह जो है वो ये आयरन डूम हाफिज़ुल्लाह नहीं है ना, S-400 हाफिज़ुल्लाह। जी जी। तो S-400 भी उनको नहीं बचा सका वहाँ पे। और ये देखें ना, ये दुनिया के अंदर अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर इंडिया को बड़ी तगड़ी सपोर्ट दी है, बहुत तगड़ी सपोर्ट दी है। आप देखें 2011 से लेके 2025 तक इंडिया को जो असला बेचा अमेरिका ने, बेहतरीन किस्म का असला बेचा है। हेलीकॉप्टर्स उनको दिए हैं, उनको मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उनको दिए हैं, उनको बहुत कुछ दिया है इन्होंने, उनको विज़िट्स इन्होंने दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी इनके साथ डील्स हुई थी। इवन कि जो तेजस के जो इंजन हैं वो भी अमेरिकन ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंडिया अपना उस तरह से ना रोब, एक दबदबा जो बिठाना चाहिए था, जो डेटरेंस उसको शो करनी चाहिए, वो नहीं कर सका। ठीक है, इसी तरह दूसरा अगर हम मार्का देखें वहाँ पे इसराइल का जो मार्का था, इसराइल और ईरान का, तो वहाँ पे जो दुनिया समझती थी कि इसराइल जो है अनटचेबल है और बिल्कुल उसको वो इनविंसिबल एक फोर्स है, जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना एरो 1 2 3 4, उसके बाद डेविड स्लिंग और आयरन डोम, आयरन बीम, उनका लेज़र सिस्टम भी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ले लिया था उन्होंने अमेरिका से, बहुत सारा कुछ था, लेकिन वो नहीं उनको बचा सका। अगर मिसाल के तौर पे 90% अगर इंटरसेप्शंस हुई हैं तो 10% हिट भी हुई हैं। तो ये साबित होता है कि अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक मिसाइल्स का एक बैराज एक पूरा लॉन्च कर दिया जाए तो वो इसराइल इतना सा तो है वहाँ पे, बिल्कुल, तो बचना उसने भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिर बात है काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में एक वेकअप कॉल थी ये पूरी दुनिया के लिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप अनटचेबल हो, कोई भी अनटचेबल नहीं है इस दौर के अंदर। ये जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम है आपको बचा नहीं सकते इस तरह। सही। तो हर तरह से अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए और अमन के दायरे के अंदर रह के दुनिया के अंदर रहना चाहिए। फाज भाई, जैसे भी आपने बात की S-400 की और आयरन डोम की, तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज़ का ऑफेंसिव वेपन्स की तरफ ज़्यादा रुझान है और ऑफेंसिव वेपन्स ज़्यादा एडवांस भी हैं निस्बतन डिफेंसिव वेपन्स की। तो क्या आपको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वॉर्स में या जंगों में डिस्ट्रक्शन का लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि मारने वाले हथियार एडवांस हैं और बचाव करने वाले हथियार हमने देखा है कि जब उन पे पड़ती है तो उन्होंने डिफेंड भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार भी उनको पूरी पड़ती है। तो क्या कहेंगे कि ये इम्बैलेंस कैसा है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ऑफेंस और डिफेंस के दरमियान जो इम्बैलेंस है। अभी देखें, आज से तकरीबन अगर आप चले जाएँ ना, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो आप 5 साल पहले चले जाएँ, तो उस तरह से भी पाकिस्तान के पास भी, मतलब पाकिस्तान ने इन्हीं 5 सालों के अंदर जो तरक्की की है ना पाकिस्तान ने, वो इन्हीं 5 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने की है। 2020 से लेके 2019 से लेके 2019 से लेके 2025 के दौरान पाकिस्तान के पास ज़्यादातर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो इसी दौरान आई हैं। अभी देखें आप, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ऑफेंसिव वेपन्स जो हैं वो दुनिया उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है बनिस्बत के डिफेंसिव वेपन्स के। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब जो परसेप्शन अब चेंज हो चुकी है, अब दुनिया ने अपने जो है ना डिफेंसिव वेपन्स, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा। मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देता हूँ। इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट कुशा के नाम से। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट कुशा के अंदर ये है कि अब S-400 तो उनके पास हैं, 5 बैटरीज तो गालिबन थी उनके पास, 2 तो चली गई हैं। अच्छा। तो अलबत्ता उनके पास 5 स्क्वाड्रन, माजरत उन्होंने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए थे, जिसके गालिबन 3 तो आ गए थे उनके पास। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज होती हैं, एक स्क्वाड्रन पूरा ही चला गया पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन उन्होंने एक उसके अलावा भी उन्होंने अपना एक ख़ुद का एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट कुशा के नाम से। वो उसमें प्रोजेक्ट कुशा के अंदर क्या है, जो S-500 जो है ना, उसके लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम ये रशियन कोलैबोरेशन के साथ बना रहे हैं।
अच्छा। ये प्रोजेक्ट कुशा के अंदर। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान ने आज तक कभी भी एयर डिफेंस सिस्टम की इंडिजनाइजेशन के ऊपर कभी काम नहीं किया। ये पहली दफ़ा कि गिड्स ने अब 2 हमारे जो शोरेड्स और लोमैड्स इनके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है, और इंशाल्लाह गालिबन 1 साल के अंदर अंदर ना पाकिस्तान उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान अपना ख़ुद का भी एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा। वो हैं शॉर्ट रेंज के, लेकिन एक स्टार्ट अच्छा है कि कम से कम हम स्टार्ट कर रहे हैं वो। यस। ठीक है, तो इसी तरह पूरी दुनिया में देखें ना आप, ईरान देख लें, हमारे साथ पड़ोसी मुल्क ईरान देख लें, ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना चुके हैं। अच्छा। ठीक है, अभी जब सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया ने भी यही बयान दिया था कि हमने इनको काफ़ी दफ़ा S-400 ऑफ़र करवाया था, लेकिन ये अपने ऑफेंस के ऊपर ज़्यादा जा रहा था, तो उनके लिए भी सीखने का अमल है ये। तो पूरी दुनिया जो है डिफेंसिव वेपन्स के ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो दे रही है, एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है। उसके बाद अब तो हार्ड किल के साथ साथ सॉफ्ट किल भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी आगे इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं है कि आप जो है, लेकिन हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस लेवल का ऑफेंसिव वेपन जिस लेवल के बनाए जा चुके हैं, वो जो डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि अभी आप देखें कि तकरीबन आज से 1 से 2 हफ्ता पहले ये लॉकहीड मार्टिन को अमेरिका की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर जारी किया है तकरीबन $8 अरब का। $8 अरब के इन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स इन्होंने ऑर्डर किए हैं वहाँ से। तो मतलब वो भी एक ऑफेंसिव वेपन्स हैं, लेकिन ये अब जो है ना इसके दरमियान जो बैलेंस वो आना शुरू हो गया, वो पास आना चाहिए। आपको मैं परसों की मिसाल देता हूँ, तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले अच्छा। एसेलसान टर्की की जो सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी है, सबसे बड़ी, और दुनिया में टॉप 10 में आती है वो। एसेलसान इतनी माशाल्लाह से वो आगे निकल चुकी है। उसने तकरीबन 42-48 के करीब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो है ना बैटरीज वगैरह उन्होंने अपने आगे उन्होंने पहुंचाई हैं। अच्छा। उन्होंने डिलीवर की हैं। अब इंडक्शन उसकी शुरू हो चुकी है। तो मतलब पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और चाइना तो आप देख ही रहे हैं, मतलब HQ9 था, HQ9A आया, HQ9B आया, अब HQ9C भी आ गया है। फिर उसके बाद HQ16 भी, HQ7 था पहले, अब HQ19 भी आ गया, अब HQ29 भी लेके आ गए चाइना वाले। तो चाइना तो खैर बहुत आगे चला गया। आपको नज़र आएगा चाइना के 3 सितंबर को चाइना में परेड होने जा रही है, जिसमें तकरीबन गालिबन दुनिया के 28 मुल्कों के सरबराहान को दावत दी है। अच्छा। वहाँ पे आप वेपन्स देखेंगे ना जब चाइना के, तो पूरी दुनिया के एक दफ़ा आंखें खुलेंगी वहाँ पे कि जो चाइना इस बार लेके आया है। अच्छा। चाइना सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक, उससे भी है वो, मतलब सब कुछ सामने उसने ऐसी सी चीज़ें, ऐसी सी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने ले आया है कि दुनिया से हैरान परेशान। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि चाइना का शोर शराबा कम है, काम ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी शोशा शायद वो इतनी आते नहीं कि हमने ये कर दी, लेकिन जब ये दिखाते हैं तो फिर बैटल टेस्टेड हो गए इनके सारे इक्विपमेंट्स। इनके हमने GF-17 यूज़ किया, PL-15 यूज़ किया, ऐसे ही। तो बैटल टेस्टेड जो चीज़ हो जाए वो फिर थ्योरेटिकल क्लेम से तो बाहर आ गई ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना बैटल टेस्टेड। अब पाकिस्तान ने अब चाइनीज़ वेपन्स को जिस तरह से यूज़ किया है, ठीक है, वो ख़ुद के अंदर एक बहुत प्यारी मिसाल है। इवन के कल तो एक वीडियो भी रिलीज़ किया है चाइना के कुछ जो डिफेंस नेटवर्क्स हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी एक वीडियो बनाई है, तकरीबन गालिबन 3.5 से 4 मिनट की वीडियो है वो। अच्छा। उसके अंदर उन्होंने सारा कुछ दोबारा से दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान ने J-10C पाकिस्तान के उड़े हवा में गए और वो सारे आगे से इनका आपस में क्लैश हुआ। एक डॉग फाइट तो नहीं कह सकते, बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक जो फाइट हुई है इनकी, तो उसके दौरान वो सारी इन्होंने विजुलाइज इन्होंने किया बड़े अच्छे तरीके से किया। देखने वाली वीडियो तकरीबन 3.5-4 मिनट की वो। आफाद भाई, हम वेपन्स की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में टैंक्स की वो ज़माना नहीं रहा, ठीक है। अब साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है। हमने भी यूज़ किया, सब यूज़ करते हैं, अब जो मॉडर्न वर्ड्स है सब यूज़ करते हैं। तो क्या मुस्लिम नेशन किसी इनविजिबल बैटलफील्ड के लिए आज के दौर में रेडी है? बेहतरीन सवाल। अभी देखें ना, टैंक्स का जहाँ तक बात है ना कि टैंक्स का दौर नहीं रहा, नहीं, टैंक्स का दौर अभी भी है। अच्छा। वो इस तरह के टैंक्स तब यूज़ होते हैं जब एक फुल स्केल वॉर हो, एक ग्राउंड के ऊपर लड़ी जाने वाली वॉर। सही। आजकल जो ज़्यादातर जो रुझान है ना, पिछली दोनों जंगों के अंदर देखें ना, तो पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान इंडिया की भी और इजराइल ईरान की भी, तो इसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ हुए हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं जो एक दूर से मार्च करने वाले, अपनी एयर स्पेस के अंदर रह के ज़्यादातर, या एक फासले से जहाँ पे आप खुद को अपने आप को भी सेव करते हो और अटैक भी करते हो दूसरे मुल्क पे। इंडिया ने इसी तरह की, इंडिया ने अपनी एयर स्पेस में रह के पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किए, भावलपुर में, मुजफ्फराबाद में, ठीक है। इसी तरह जब इसराइल ने शुरू में अटैक किया तो उन्होंने इराकी एयर स्पेस से उन्होंने ज़्यादातर अटैक किए थे। इराकी एयर स्पेस है, वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर नहीं गए थे। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि हमने एयर सिक्योरिटी हासिल कर ली है, तो फिर उसके बाद वो ईरान की फ़िज़ाओं के अंदर भी गश्त करते रहे इसराइली वॉर प्लान्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि इसकी ये ख़त्म ही हो चुकी है, तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये बेसिकली एक अलग लेवल की जंग है।
ये जब सही। फुल स्केल वॉर जब होती है ना, तो उसके अंदर आपके टैंक्स भी आते हैं, उसके अंदर आपकी होविट्जर्स भी आती हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आना शुरू हो जाती हैं जब आप ग्राउंड के ऊपर लड़ रहे होते हैं। अभी देखें कि पाकिस्तान के पास भी 2 बेहतरीन टैंक हैं। एक अल खालिद टैंक है, तो अमेरिका से हमने वो लाइसेंस लिया और सारी चीज़ें, और दूसरा हमारे पास जो टैंक है वो है हैदर टैंक। ये अल खालिद से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। जी, ये VT4 इसको कहते हैं, VT4 टैंक है, ये चाइना का है। तो हमने उसका लाइसेंस लिया पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर, ये वहाँ के अंदर, ये हमारा, ये हम खुद बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये बना रहे हैं, तो अभी भी इसके ऊपर काम जारी है। चाइना लेके आ रहा है, और अब तो टैंक्स के ऊपर तो ये यहाँ तक आ गया कि टैंक एक अपने एक डिफेंस शील्ड एक होती है उसकी अपनी, ठीक है। मरकावा टैंक है जिस तरह इसके इसराइल के, तो उसको कहते हैं वो ट्रॉफी नाम है उसका, उसकी शील्ड का नाम है वो। ट्रॉफी शील्ड लगी होती है। वो होता ही है कि दूर अगर आप कोई एंटी टैंक मिसाइल अगर आप फायर करते हैं टैंक की तरफ, तो थोड़े से फासले के ऊपर ना, चंद मीटर के फासले के ऊपर ना, उसके अंदर ऐसा एक सिस्टम लगा होता है, तो उसको वहीं से दूर ही ना वो ख़त्म कर देता है वहाँ के अंदर ही। तो अब ऐसा वो पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान भी अपने टैंक्स किस तरह हिफाजत कर सकता है, तो सारी चीज़ें। लेकिन अब जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और साइबर अटैक्स की, तो इसकी मिसाल फिर पाकिस्तान इंडिया से ले लेते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के देखें। अब इसी के अंदर मैं एक और सवाल ऐड करता हूँ। अक्सर लोगों का एक एतराज़ है कि पाकिस्तान देखें कि इंडिया ने जिधर जिधर पाकिस्तान के बेसिस को अटैक किया, इंडिया कामयाब हुआ। और सारी आप इंडिया के अपने बयान सुने, इंडिया का अपना बयान है कि हमने तकरीबन 50 के करीब ब्रह्मोस फायर किए थे, 50 के करीब। अब जब 50 के करीब ब्रह्मोस फायर किए हैं, तो अब हमारे बुलारी हिट हुई, हमारी शहबाज एयरबेस हिट हुई, हमारी नूर खान एयरबेस हिट हुई, हमारी आगे पीछे कुछ और दूसरी, लेकिन ये तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 बनती हैं, 20 कर लें। सही। बाकी के 30 मिसाइल किधर गए हैं? मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान, उसकी मिसाल इस तरह है कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर किए हैं सॉफ्ट किल, हार्ड किल भी किए हैं। सॉफ्ट किल हार्ड किल क्या होता है? ये सॉफ्ट किल हार्ड किल ये होता है, सॉफ्ट किल ये होता है कि जब आप एक ब्रह्मोस के आगे जो सीकर लगा होता है ना, ठीक है, उसके सीकर को आप जैम करके ना, मिसाल के तौर पे ब्रह्मोस ने यहाँ पे हिट होना है, ये उसका टारगेट है, ये उसकी लोकेशन है, ये वो यहाँ से जब उसको हम जैमिंग हम अपने यहाँ से स्पूफिंग करेंगे ना, जैमिंग में स्पूफिंग हम करेंगे, अच्छा। तो करते करते वो यहाँ से वो आगे निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें DGXPR का बयान था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक लॉन्च किया था, और जब ये 9 की रात को, और अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक कर दिया है। असल में हुआ क्या था, वो पाकिस्तान के जो जैमर्स है ना, ठीक है, ट्राइडेंट के नाम से पाकिस्तान के जैमर है, ट्राइडेंट EA1 नाम है मेरे ख्याल से, और उसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। वो भी पाकिस्तान ने अभी जाके अनवील किया पहली दफ़ा। तो वो 400 किलोमीटर एक बहुत बड़ी रेंज होती है कि आपके जैमर 400 किलोमीटर, तो ये इंतहा की इंप्रेसिव रेंज है ये। अब इसके पास कोराल 200 है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है टर्की के पास, उसकी 200 किलोमीटर की रेंज है, जो टर्की का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का। पाकिस्तान के पास उसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। तो होता ये है कि वो अपनी लोकेशन से फिर के वो आगे निकल जाता है, उसने जहाँ पे हिट करना होता है वहाँ पे नहीं। ये होता है सॉफ्ट किल। सही। हार्ड किल ये होता है कि हम उसको हवा के अंदर ही ख़त्म कर दें। अच्छा। हिट टू किल ख़त्म, ठीक है। अब हमने हार्ड किल भी किए हैं, हमने हार्ड किल किए हैं अपना शोर कोड के अंदर। शोर कोड की वीडियोस मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को हार्ड किल किया है शोर कोड के अंदर। फिर बहुत सारे हमने सॉफ्ट किल किए हैं। सॉफ्ट किल की आप अगली सुबह की वीडियो देखें तो एक लाहौर की एक मिल है, वहाँ पे इतिहाद मिल है कि कौन से मिल है, वो मिल के पास है कि ब्रह्मोस से गिर रहा है। ये कहते हैं ब्रह्मोस की जो CP है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो है, वो जी 2 मीटर का है, 2 मीटर का, वो उधर जाके गिर रहा है वो, ठीक है, खुले के अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो वो किधर से 2 मीटर का उसका निकला है वो बेसिकली सॉफ्ट किल हुआ है वहाँ पे भी। इसी तरह हमने हार्ड किल जो है वो कराची के अंदर भी किया। इन्होंने मलीर को भी टारगेट किया था। अच्छा। मलीर को भी इन्होंने टारगेट किया, चुनिया पसरूर को भी इन्होंने टारगेट किया था। वो हमने हार्ड किल सॉफ्ट किल के ज़रिए हमने इनके हमले नाकाम बनाए थे वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का आप देखें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तरक्की इस टाइम मुसलमान मुल्कों में कर रहा है, पाकिस्तान ने इस पर बहुत तवज्जो दी है। और पाकिस्तान की एक ख़ास बात यह है, अभी एक और मैं आपको मज़े की चीज़ बता दूँ। अब एक दुनिया के अंदर आगे आने वाले दिनों में आप एक नई चीज़ देखेंगे। नई चीज़ क्या देखेंगे कि स्टैंड ऑफ जैमर्स अब आए होंगे। पहले ये होता था कि शुरू में इनका इतना रुझान नहीं था ये जैमर्स का। अभी पाकिस्तान ने इसके ऊपर 2019 से पहले काम करना शुरू किया। 2019 के अंदर पाकिस्तान ने काम बहुत तेज़ कर दिया था इनके ऊपर, काम तेज़ किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड के अंदर भी हमने इनके जहाज़ जैम कर दिए थे, वहाँ पे रडार इनके जैम कर दिए थे। यहाँ पे भी हमने यही काम किया था। अभी जाके हमने अनवील किया कि हम वो कौन से सिस्टम के साथ करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे सिस्टम ऐसे जो अभी तक हमने अनवील नहीं किए। अभी आगे आने वाले दिनों में आपको एक चीज़ नज़र आएगी स्टैंड ऑफ जैमर्स के नाम से। अच्छा। स्टैंड ऑफ जैमर्स क्या हैं? स्टैंड ऑफ जैमर्स ये हैं कि हवा के अंदर जिस तरह एक AWACS होता है ना, ठीक है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो होता है हवा के अंदर होता है,
जो पीछे रह के हम एक बेसिकली रडार की सूरत के अंदर काम कर रहा होता है। इसी तरह अब ऐसे भी जहाज़ आएंगे जो बेसिकली जैमर्स का काम करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब टर्की ने उस पर काम किया, अमेरिका के पास भी है। अभी 2 दिन पहले साउथ कोरिया ऑर्डर दे रहा है। साउथ कोरिया वो मुल्क है जो दुनिया में असले बनाने के अंदर तरक्की करने में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे तुर्की है, पहले नंबर पे साउथ कोरिया है। वो 2 दिन पहले ऑर्डर दे रहा है। पाकिस्तान की पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान अपना पहला स्टैंड ऑफ जैमर ले चुका है, हासिल कर चुका है टर्की से। बम्बार्डियन 2000 के ऊपर हमने बेस करके हमने भेजा था टर्की। वो एसएलसान उनकी कंपनी, हमने कहा था कि इसको कन्वर्ट करो एक स्टैंड ऑफ जैमर के अंदर, हवा सोच के नाम से नाम। अच्छा। हवा SOJ। ठीक है, तो अब ऐसे भी आपको नज़र आएंगे कि एक AWACS खड़ी होगी, आगे फाइटर जेट होंगे और उसके साथ एक स्टैंड ऑफ जैमर भी आया होगा इसके साथ। तो आगे अब वॉर के जो डायनेमिक्स हैं आप चेंज होते जा रहे हैं इस तरह। फाद भाई, आपने वेपन्स की भी बात की है। पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री भी वेपन्स में एक प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या मुस्लिम नेशन जैसे पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इनको आपस में कोई मिलिट्री रिलायंस बनानी चाहिए, या चाइना, इवन अमेरिका, रशिया, इनके साथ मिलिट्री डील्स करना एक स्ट्रेटजी और आज की एक हिकमत अमली का तकाजा है, और इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, ये करना चाहिए? क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देखें कि इंजन्स की एक मिसाल ले लेते हैं। अब टर्की का एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम है T-129। वो पहले पाकिस्तान पे ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन उसमें हुआ ये था कि उसके अंदर इंजन लगा था अमेरिकन, तो अमेरिका ने उसका लाइसेंस नहीं था दिया। ठीक है, सही। अब फिर टर्की ने क्या किया, टर्की ने अब खुद से इंजन वो बनाना शुरू किया। वो खुद से इंजन बनाया इन्होंने 2 साल के अंदर वो खुद इंजन भी बना लिया, डेवलप करके इन्होंने इंडक्शन भी शुरू कर दी। वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल वो हो गया माशाल्लाह से। सही। अब यहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़रूरी है ना कि आप आपस में कोलैबोरेशंस करें। अब टर्की ने इंजन के हवाले से कोलैबोरेशन यूक्रेन के साथ भी की है। अच्छा। यूक्रेन के साथ की है। यूक्रेन मुसलमान मुल्क थोड़ी है कोई। ठीक है, उसने यूक्रेन के साथ भी किया। उसने नेटो के एक अलायंस को के तौर के ऊपर यूज़ किया, उसे टेक्नोलॉजी हासिल की, सारी चीज़ें। अब वो खुद बना रहा है सारी चीज़ें। इसी तरह अब मिसाल देता हूँ मैं आपको। अब कामिकाज़ी ड्रोन जो हैं, ठीक है, कामिकाज़ी ड्रोन के ऊपर अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान भी बहुत अच्छा काम कर चुका है। सरफरोश के नाम से पाकिस्तान का अपना 1000 किलोमीटर रेंज है उसकी, ब्लिट्स ने बनाया। ठीक है, उसके बाद हमारे काफ़ी सारे अब हम बना चुके हैं वहाँ पे। ब्लिट्स के नाम से भी हमारा 50, 75 और 100, उसकी तकरीबन 500 किलोमीटर तक भी रेंज उसकी जाती है। लेकिन जो कामिकाज़ी ड्रोन ईरान के पास है ना, वो शायद ही किसी के पास हो पूरी दुनिया में। उनका लेवल ही हो रहा है। अच्छा। ठीक है, अब शहीद 136 और शहीद 238 ये ऐसे कामिकाज़ी ड्रोन हैं जो दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है, और डोनाल्ड ट्रंप उस दिन खड़े होकर कहता है कि यार मैंने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को कहा है कि वैसे ड्रोन बनाओ जैसे ईरान बना रहा है। अच्छा। ठीक है, सस्ते और रिलायबल। ठीक है, वो सबसे बेहतरीन है, सस्ते और टिकाऊ घुमा टिकाऊ। बिल्कुल 50 किलोग्राम का उसका वॉर हेड है और बेहतरीन ड्रोन है वो। अच्छा। ठीक है, प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करता है वो। अब पाकिस्तान ईरान के साथ, ईरान को कुछ दे, किसी हद तक कुछ टेक्नोलॉजीज ईरान को दे, जैमर्स के हवाले से दे, किसी भी हवाले से दे, कुछ टेक्नोलॉजी ईरान से ले। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि अब इस तरह की कोलैबोरेशन, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ईरान के साथ इस तरह की कोलैबोरेशन करेगा ना, बीच में अमेरिका आ जाएगा। अच्छा। अब अमेरिका कहेगा भाई आप ईरान के साथ क्यों कर रहे हो, वो तो हमारा दुश्मन है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपको अंदर खाने जारी बात है, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। यानी ये चीज़ के यार मुसलमान आपस में ही करें, ये कोई आज की वो नहीं है कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, और स्ट्रेटजी का तकाजा भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम पाकिस्तान, टर्की और ईरान हम मिलके कोई रिलायंस बनाते हैं। लेकिन आपको चाइना, इनके वेपन्स और सारा कुछ सबको साथ लेके और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। प्लान बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें ना प्रैक्टिकली कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, ईरान यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। और अमेरिका आपको इतना नुकसान वहाँ पे दे देगा कि इस मामले के अंदर आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाना है। आप खुल के नहीं कर सकते। आप ज़ाहिर बात है अंदर खाने कुछ ना कुछ करते होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर आती होंगी, ये सारी चीज़ें। टर्की इस मामले में इतना ज़्यादा आगे चला गया कि आप इटली और स्पेन जैसे मुल्क, ठीक है, और टर्की के पीछे पड़े हैं, भाई हमें भी टेक्नोलॉजी दो, सारी चीज़ें। मतलब इस लेवल के कोलैबोरेशंस आपस में ज़रूरी हैं। पाकिस्तान टर्की के साथ तो कोलैबोरेशन कर सकता है, सऊदी अरब के साथ भी कर सकता है। इसमें करे कि सऊदी अरब पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, टर्की की एसएलसान, रॉकेटसान, हैवेलसान, इतनी बेहतरीन उसकी कंपनीज़ हैं। ठीक है, उनके साथ काम करे। पाकिस्तान की गिट्स कंपनी है, सारे मिल मिला के आपस में कोलैबोरेशंस करके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते नहीं है कि वो, और कर भी रहा है अपने हद तक, कहीं ना कहीं काम चल भी रहा है। टर्की ने पाकिस्तान को 4 मिलजम कॉर्वेट्स दिए। हाँ, मिलजम क्लास की कॉर्वेट्स, बिल्कुल। और क्या नाम है, R&D, कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी के R&D में पाकिस्तान, टर्की और क्या नाम है अपना सऊदी अरेबिया मिलके काम कर रहे हैं। तो काम तो चल रहा है,
लेकिन अगर कोई कह रहा है कि यार सिर्फ वो ऐलान करके ये काम करना है कि हमने इन्हीं के साथ ही करना है, बिल्कुल। तो ये आज वो के थोड़ा दौर सा का मसला हो जाता है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को ना आपने काफ़ी सारी चीज़ों को इर्द गिर्द देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता बिल्कुल है। अब मिलियम क्लास की कॉर्वेट्स की आपने बात की है। अब पाकिस्तान ने 4 मिलियम क्लास की ना जो कॉर्वेट्स है ना, इनका प्रोजेक्ट मिलजम है एक, ठीक है, इस्तिफ क्लास के नाम से वहाँ पे इस्तांबुल में वो फ्रिगेट्स हैं। मिलियम क्लास के अंदर कॉर्वेट्स भी आ जाती हैं, फ्रिगेट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान ने कॉर्वेट्स इनसे लिए हैं 4, ठीक है। 4 इस तरह लिए हैं कि इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इस तरीके से कि 2 पाकिस्तान के अंदर बनेंगी और 2 टर्की के अंदर बनेंगी, ठीक है, टर्की की और पाकिस्तान की। अब टर्की वाली मेरे ख्याल से ग़ालिबन एक पाकिस्तान को डिलीवर भी हो चुकी है मिलियम क्लास की, 2 पाकिस्तान के अंदर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान ने हंगूर क्लास की 8 सबमरीन्स ऑर्डर किए हैं इसे चाइना से, अच्छा, ठीक है। ग़ालिबन 2 या 3 और एक तो पिछले दिनों भी आई है, 2 या 3 पाकिस्तान को रिसीव हो चुकी हैं, बाकी पाकिस्तान अभी भी बना रहा है, ख़ुद भी बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारी, एक जिना क्लास की फ्रिगेट भी है, वो भी पाकिस्तान बना रहा है, ठीक है, वो भी 6 है मेरे ख्याल से ग़ालिबन। तो इस तरह काफ़ी सारे आपस में इनकी कोलेब्रेशन चल भी रही है। मिलियम क्लास के हवाले से ये जो है टेक्नोलॉजी इसने इंडोनेशिया को भी दिया है टर्की ने, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है इस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिल मिला के कहीं ना कहीं इस तरह के काम चल ही रहे होते हैं। फहद भाई एक क्लैरिफिकेशन भी आपसे चाहिए थी कि कान 5th जनरेशन फाइटर जेट, इस पे सुना है कि ये टर्की का एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, इसमें इजिप्ट भी साथ है, इंडोनेशिया भी साथ है और पाकिस्तान भी जॉइंट फैक्ट्री के ज़रिए इसको को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर ये वाकई है तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का आज के दौर में मैं नहीं कहूँगा कि कुछ अरसे बाद आ जाना इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, इनकी कोलैबोरेशन के साथ, तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको कान का प्रोजेक्ट समझाता हूँ। कान का प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से था कि इन्होंने ऑर्डर किए थे F-35 अमेरिका से, अच्छा, टर्की ने। तो इन्होंने फिर उठ के टर्की ने किया कि इन्होंने S-400 की बैटरीज 2 ले ली थी, अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, इन्होंने ऑपरेशनल अभी तक नहीं की, लेकिन उन्होंने लेके रखी हैं पास अपने। सही। तो अब उसके हवाले से अमेरिका को आ गया गुस्सा, पेमेंट होगी, सीरियल नंबर लग चुके हैं F-35 के ऊपर, सारा कुछ हो गया, टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट हो चुकी थी, सारा कुछ, बस अब डिलीवरीज बाकी रह गई थी। इन्होंने इनकार कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ठेकेदार है पूरी दुनिया का, उसने इनकार कर दिया जी कि मैं आपको नहीं देता, F-35 नहीं देता। अच्छा, अब यहाँ पे कोई कमज़ोर मुल्क होता तो वो तो मतलब किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जा रहा होता कि यार किसी और से लें, या नहीं कि मिन्नत ले हम करें यार इनसे लें। उन्होंने किया गया, उन्होंने क्या भाई हम खुद बनाएंगे और इससे बेहतर बनाएंगे हम। उन्होंने फिर TFX के नाम से एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, ठीक है, TFX के नाम से एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। करते कराते वो एक प्रोटोटाइप इन्होंने सामने अनवील किया, उसका नाम इन्होंने दिया कान फाइटर जेट, 5th जनरेशन का फाइटर जेट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो सामने जब आया तो उसके अंदर जब पूरी दुनिया ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। अच्छा, टर्की की मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। टर्की की बहुत मज़े की चीज़ है कि कोई भी चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एक ड्रोन भी बना रहे हैं, FPV ड्रोन भी बना रहे हैं छोटा सा, उसकी भी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा करेंगे कि वो पूरी दुनिया, अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, तकरीबन 90 के करीब दुनिया के ममालिक हैं जो टर्की से असला लेते हैं, 90 के करीब। बिल्कुल, मैं 90 आपने असला बताया, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि मैं उसने रिसर्च पढ़ा था कि 30 के करीब 35 मुल्कों को उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स दिए हैं। बिल्कुल, TB2 तो दुनिया के खाली 35 मुल्कों के पास तकरीबन, और TB2 दुनिया में बिकने वाला सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रोन है TB2। अभी तो TB3 भी आ गया, खिंजी भी आ गया, उससे ज़्यादा बेहतर है वो। पाकिस्तान को भी उन्होंने ड्रोन दिया हमारी ये लास्ट जंग के अंदर। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को उन्होंने TB2 भी है पाकिस्तान के पास अकिंजी भी है। अकिंजी उनका सबसे बेहतरीन ड्रोन है। अच्छा, अकिंजी सबसे बेहतर, TB2 से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमारे पास Jiha-3 के नाम से कामिकाज़ी ड्रोन जो हमने यूज़ किए इंडिया के खिलाफ, वो पाकिस्तान ने वो बेसिकली टर्किश यूज़ किए हैं। वो टर्किश इस तरह के नेस्कॉम और ये मिलकर इनके जो जॉइंट वेंचर है ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये Jiha-3 के नाम से कामिकाज़ी ड्रोन है वो भी। अच्छा, तो कान के ऊपर थे हम। तो अब कान का फिर ये मामला हुआ, कान की जब हाइप क्रिएट हुई तो अब उसकी जो है ये प्रोडक्शन ये ऐसे ऐसे शुरू करने लगे, और 2028 के अंदर गालिबन जो है उसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब होता यह है कि हम लोग समझते हैं कि जब एक जहाज़ सामने आ जाए ना तो शायद अब ये बनाना शुरू कर देंगे। हाँ। वो टेस्टिंग के मराहिल होते हैं, वो फिर पहला प्रोटोटाइप आता है, दूसरा आता है, तीसरा, अब इसका इनका एक है किज़िल एल्मा। अब किज़िल एल्मा के 4 प्रोटोटाइप आ चुके हैं, सीरियल प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुई। ज़ाहिर है राफेल की तरह बिस्ती तो नहीं करवानी है। बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी सारी टेस्टिंग के बाद वो करते हैं कि इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है, फिर ये है वो काफ़ी सारे उसके वेपन इंटीग्रेट करके उसको चेक किया जाता है सारी चीज़ें। फिर जाके 2028 के अंदर गालिबन बता रहे हैं कि कान की जो है सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी। अच्छा, अब आते हैं इजिप्ट के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, अब ऑफिशियली जिसने कोलैबोरेशन किया ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया है। अच्छा, इजिप्ट के रूमर्स हैं, पाकिस्तान के भी तकरीबन रूमर्स ही हैं,
रूमर्स ही हैं। तकरीबन रूमर्स ही हैं। अच्छा। अभी एक और रूमर मैं आपको बताता हूँ कल का, कि स्पेन ने F-35 को रिजेक्ट कर दिया है, अमेरिकन F-35 को। अच्छा। ठीक है, तो अब ये रूमर्स ये यहाँ पे फिर रहे हैं, डिफेंस के जितने चैनल्स हैं वो सारे पीछे, वो आगे पीछे वो ये कह रहे हैं कि अब जो है वो कान की तरफ जाना चाह रहा है, स्पेन पार्टनर बनना चाह रहा है कान के अंदर। हो सकता है सच भी हो सकता है ना हो, लेकिन जब तक कोई कम अज़ कम MOU एग्रीमेंट बात की जाए, लेकिन कम अज़ कम एक MOU अगर साइन हो जाए ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि यार कुछ ना कुछ है इसमें। अलबत्ता ये भी रूमर है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन खोलने जा रहा है कान की, टर्की। अच्छा। लेकिन इसके पीछे की दलील बहुत बड़ी ये है कि एक इकबाल के नाम से एक छोटा सा एक जहाज़ भी पाकिस्तान के अंदर उड़ा था, कान के था, वो एक प्रोटोटाइप ही छोटा सा कह सकते हो आप उसका, ठीक है, इकबाल के नाम से। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से किसी न किसी हद तक इसमें इंटरेस्टेड है कान के अंदर। सही। इजिप्ट की जहाँ तक बात है, इजिप्ट का मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इस तरह का कोई प्लान होगा। इजिप्ट J-8C ले रहा है इससे, चाइना से, J-8C चाइना से ले रहा है। और जहाँ तक इसकी बात है कान की, तो इसके सिर्फ रूमर्स ही हैं फ़िलहाल। जब तक हम कम अज़ कम MOU नहीं ना देखते, तब तक हम कुछ इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन अलबत्ता जहाँ तक बात है ना इसकी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के हवाले से इंडोनेशिया $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कान प्रोजेक्ट के अंदर, $10 अरब की। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जारी बात है, एक 5th जनरेशन बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास। इस पर आपने रफ़ेल की बात की है, ठीक है, डसॉल्ट ये कंपनी है जो रफ़ेल बनाती है, उनके पास सबसे अच्छा जहाज़ रफ़ेल, ये 4.5 जनरेशन का, वो 5th जनरेशन उनके पास भी नहीं है, फ्रांस के पास भी नहीं है, ठीक है। वो खरीदेंगे तो अमेरिका से लेंगे, आगे पीछे सारी चीज़ें होंगी। इवन के UK कितना ताकतवर मुल्क है, UK ख़ुद भी जो है F-35 यूज़ करता है। जो इसराइल है, इसराइल F-35 यूज़ करता है, ठीक है। बहुत सारे मुल्क हैं, 5th जनरेशन बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है। ये मतलब इतना आसान नहीं है कि जो मुल्क 5th जनरेशन बनाएगा तो वो साउथ कोरिया जैसा तगड़ा मुल्क, ठीक है, वो भी 5th जनरेशन नहीं बना पाया अभी तक। ये सिर्फ चाइना बना पाया, रशिया बनाया। रशिया ने अभी जाके Su-57 की सीरियल प्रोडक्शन अभी जाके शुरू करने लगा है वो, सही। ठीक है। वो कब का इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ, वो बना के कुछ इंडक्ट भी कर चुके, सीरियल प्रोडक्शन अभी जाके शुरू होने लगी है। 5th जनरेशन बहुत मुश्किल काम है, इसके ऊपर का खाली मटेरियल ही वो इतना मुश्किल सा अजीब सा कि वो सिग्नल्स को ऑब्जॉर्व करे, और बहुत सारी, इसके अंदर खाली ये नहीं होता कि वो स्टेल्थ होता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसका रडार, इस रडार की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसका वेपन्स बे इंटरनल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सही। फाद भाई, आपने वेपन्स की बात की, वेपन्स के लेन देन की बात की, तो ज़रा दूसरी एक जहत की तरफ आते हैं। हम देखते हैं गल्फ़ पेनिनसुला शील्ड फोर्स है एक दूसरी IMCT है, कोalition है, जिसको सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है। आई थिंक उसके अंदर 43 मेंबर्स हैं, कुवैत, बहरीन, UAE। तो क्या इस तरह ईरान के और सीरिया के अलावा तकरीबन बहुत सारे मुसलमान कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज उसके अंदर, तो क्या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो आइंदा आने वाली फ्यूचर मिलिट्री कोलैबोरेशंस के लिए कोई बैकबोन हो सकते हैं? अब देखें, हम लोग ये जो कोलिशन है ना अरब का सारा, जो 42-43 कंट्रीज इसके अंदर हैं, इसके अंदर गालिबन शायद सीरिया और ईरान नहीं है, बाकी तो सारे ही तकरीबन मुल्क इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये इसका होना ना होना तकरीबन एक बराबर ही है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, नेटो है, ठीक है। अब नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला करोगे ना आप, तो वो दूसरे सारे मुल्क जो है वो खड़े हो जाएंगे उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये मामला नहीं है, ये बेसिकली उन्होंने काउंटर टेररिज्म के हवाले से कि उन्होंने एक बना लिया, कोalition बना लिया। इसका सरबराह पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ रिटायर होगा तो वो इसका सरबराह बन जाएगा। पहले राहिल शरीफ साहब थे, अब गालिबन कमर जावेद बाजवा साहब हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो हो गया, तो वो ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर देखेंगे कि हमने दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, और ये सारी चीज़ जिस तरह हमारी OIC जिस तरह है ना हमारी, वो ये भी वो OIC है दूसरी। ये कोई बेसिकली मिलिट्री अलायंस नहीं आप इसको कह सकते, जिस तरह के इनका नेटो का ये सारी, ये बिल्कुल इससे ये ख्वाब ही है बस एक तरह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम नेटो बन सकती है, ऐसा कुछ है कि कुछ नेशन मिलकर जिस तरह उनकी एक नेटवर्क पॉसिबिलिटी लेकिन बनाना चाहें तो बना तो हम कुछ भी सकते हैं। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर हम ये चीज़ें करना चाहें ना तो हम एक तरह से कर भी सकते हैं, क्योंकि पहले होता था यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक, अब मल्टीपोलर हो चुका है। अब आप दुनिया को कम से कम कुछ चीज़ें पता लग चुकी हैं कि रशिया भी एक ताकत है, रशिया भी एक ताकत है। अकेला एक मुल्क एक साइड पे खड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे तकरीबन $80 अरब से ज़्यादा की उसको एड दे चुके हैं मिलिट्री की यूक्रेन को, लेकिन 20% ज़्यादा हिस्सा अभी भी गवा के बैठा हुआ है रशिया के आगे। वो रशिया के सपोर्ट कौन कर रहा है? किसी हद तक चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसको कौन सा मुल्क सपोर्ट कर रहा है? वो अपने दम के ऊपर लगा हुआ है। इधर आप देखें पूरा यूरोपीय यूनियन लगा हुआ है यूक्रेन को बचाने के लिए, अमेरिका लगा हुआ है, इसराइल लगा हुआ है, ठीक है, सारे मुल्क लगे हुए हैं, लेकिन नहीं बचा पा रहे इसको। अब कम अज़ कम दुनिया ने ये चीज़ तो देख ली है कि
रशिया भी एक अपने अंदर ही खुद ही एक सुपर पावर ज़रूर है, इधर से चाइना एक सुपर पावर है। अब अगर ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ दुनिया जाना चाहे ना, जिस तरह ब्रिक्स के हवाले से, वो एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है, ब्रिक्स के ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, वो इतनी लंबी चौड़ी बहस है ब्रिक्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे उस हवाले से। तो यहाँ पे आप देखें कोलैबोरेशन, एक कोalition बनाना चाहे ना, बना सकते हैं, बना सकते ठीक है, एक छोटे लेवल पे कर लें। आप किस तरह, आप कतर को रखें, आप सऊदी अरेबिया को रखें, आप टर्की को रखें, आप पाकिस्तान को रखें, ठीक है, आप ईरान को ना रखें बेशक बीच में, ठीक है, क्योंकि ईरान को, अमेरिका को मसला है, पूरा वेस्ट ना रहा हो, सारी चीज़ें चलें, आप किसी हद तक करना चाहते हैं, हिकमत अमली का तकाजा है कि बिल्कुल हिकमत, आप बीच में इनडायरेक्टली ना छुप छुपा के आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में नहीं हो सकती उस तरह से, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन हम बनाना चाहें बना सकते हैं। इंडोनेशिया को बीच में रखें, इंडोनेशिया बहुत बड़ा इकॉनमी के हिसाब से इंडोनेशिया बड़ा तगड़ा मुल्क है। सऊदी अरब को देखें, दुनिया में इतना असला ख़रीदता है, इतना असला ख़रीदता है कि आज तक समझ नहीं आ रही कि इतना असला ख़रीद के वो किधर क्या करेगा, उसको क्या चलाने वाला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान से फ़ौजें जा रही हैं, ये टेक्नीशियंस यहाँ से जा रहे हैं, आगे पीछे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारा मामला है। तो बिल्कुल इस तरह कोalition बनाना चाहिए, हमें ज़रूरत बनाई थी। इवन के डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बात की थी कि एक मुस्लिम नेटवर्क बननी चाहिए। पाकिस्तान है तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, उसके अंदर एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखा था, इस तरह का हमें बनाना चाहिए, बिल्कुल कोalition एक बनाना चाहिए। फ़हद भाई, अभी आपने कतर की भी बात की और आप इंडोनेशिया की भी बात कर रहे हैं, तो एक वैसे एक सवाल माइंड में आता है कि कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज की दुनिया में भी ना, अगर कोई सबसे बड़ी डेटरेंस है ना, सबसे बड़ी डेटरेंस है वो न्यूक्लियर डेटरेंस है। ये पूरी दुनिया को पता है। ईरान के साथ भी हमने देखा कि अमेरिका किस तरह, और ईरान के ऊपर आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर शायद ये दोबारा अटैक करें, पॉसिबिलिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि ईरान के ऊपर ये दोबारा अटैक करेगा, इसराइल दोबारा इनके ऊपर हमलावर होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरह छोड़ेगा नहीं है। और ईरान भी तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वो कुछ ना कुछ हासिल वसूल वहाँ से कर ना ले, क्योंकि इसका बहुत, अब एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने उसकी बेस बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे हैं, ऊपर से जाके आपको प्रोजेक्ट ख़राब हो रहा है, तो वो तो इतनी इन्वेस्टमेंट है, बंदों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, टाइम की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने बहुत कुर्बानियाँ दी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ईरान भी उसको इस तरीके से नहीं छोड़ेगा और इसराइल भी उसको इस तरीके से नहीं छोड़ेगा कि वो वहाँ पे उसको बनने देगा। इसराइल दोबारा हमलावर होगा वहाँ पे, ये नज़र आ रही हैं ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखें कि ये मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो आजकल के दौर के अंदर ना न्यूक्लियर वेपन बनाना इंतहा का मुश्किल है, इंतहा का मुश्किल है। उसकी वजह क्या है, आजकल ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट होगा, स्टेल्थ होगा, वो आपकी एयर स्पेस के ऊपर से गुजर के चला भी जाएगा, शायद आपको पता भी ना चले, ठीक है। करेगा क्या, वो सैंपल्स नीचे से इकट्ठे करेगा, वो रेजी से उसको पता लग जाएगा, उसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है, वो पता लग जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे ऐसी रेजिज हैं नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको सब कुछ पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों यहाँ पे एक मामला हुआ था, इंडिया के कुछ टीवी चैनल ने कह दिया था कि किराना हिल्स के अंदर अटैक किया, हालांकि हुआ वहाँ पे क्या था, सॉफ्ट किल हुआ था, उनका कुछ लीक हो गई हैं, ठीक है, वो रेडिएशंस लीक हो गई हैं और ये सारी चीज़ें कि किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद अमेरिकन वहीं से ऊपर से जहाज़ गुजरा, उसने सारी चीज़ें देखी, उसने कहा नहीं भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आजकल के दौर के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाना इंतहा का मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप दुनिया को पता नहीं चले और आप बना लो, इस तरह हो ही नहीं सकता। ईरान ने इतनी कोशिश की, ज़मीन के अंदर से लेके आगे पीछे वो लगे रहे, लेकिन पता लग गया, ठीक है। ये चीज़ें कभी नहीं, इवन कि यहाँ पे तो छोड़ दें, आप लीबिया को देख लें, वो 2001-2 के अंदर, ठीक है, वो 2001-2 के अंदर उस टाइम इनको पता लग गया था सारी चीज़ें, न्यूक्लियराइज हुआ, फिर लीबिया, उससे पहले यूक्रेन हुआ, ये यूक्रेन भी न्यूक्लियर पावर बन सकता था आराम से, तो इसको न्यूक्लियराइज करके इन्होंने एक झांसा दे के आज इसको फंसा के बैठे हुए। ये लीबिया इसी तरह बना चुका था तकरीबन, लेकिन न्यूक्लियराइज हुआ वो, ठीक है। तो आजकल ये 2025 आ रहा है, यहाँ पे बनाना इंतहा का मुश्किल है। आपकी एक एक चीज़ वो हवा में जाती है, वो सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जो स्टैंड ऑफ जैमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो जहाज़ होगा क्या, वो तकरीबन दूसरी एयर स्पेस से तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर दूर होगा, हवा में उड़ रहा होगा, वो तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से वहाँ पर जाके उसका रडार जैम कर देगा, ठीक है। 500-600 किलोमीटर, तो फ़िज़ा के अंदर जो जहाज़ जा रहा है उसको बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो इस तरह आप छुप छुपा के करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो टर्की अब न्यूक्लियर वेपन बना, आजकल के दौर के अंदर ना सबसे मुश्किल चीज़ है इंजन बनाना, एक जेट इंजन बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया कैवरी इंजन के पीछे लगा हुआ लेकिन नहीं बना पा रहा, लेकिन ये जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है टेक्निकली, लेकिन आपको इजाज़त नहीं मिलनी, अमेरिका आपको इजाज़त नहीं देगा, दूसरे मुल्क आपको इजाज़त नहीं देंगे। जिन्होंने बना लिए, नॉर्थ कोरिया आखिरी था, वो बना चुका, बस वो बन गए। अब जो आगे के मामला हैं ये इंतहा की मुश्किल है इस तरह। फ़हद भाई, हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ इनरिचमेंट की तरफ तो जाते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ,
सब जाते हैं। जिस तरह मुस्लिम नेशंस की मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड नज़र आता है, हमने देखा भी है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम सिविलियन पर्पसेस के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो क्या जिस मैं वैसे एक आम बंदे का एक सवाल है कि जिस बंदे को यूरेनियम कंट्री को यूरेनियम इनरिचमेंट का चस्का लग जाए तो वो सिर्फ सिविलियन तक ही रुकेगा या वो आगे भी जा सकता है? नहीं, ज़ाहिर बात, वो आगे जाएगा। वो क्या तो फिलहाल यही रहा है कि मैं अब सिविलियन। देखें, न्यूक्लियर का एक प्लांट लगाया है टर्की ने, ठीक है, वो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स में से एक है वो, ठीक है। अब टर्की का ये कहना है कि हम जो है वो क्लीन एनर्जी बनाएंगे वहाँ पे। अब जारी बात है, वो चेक एंड बैलेंस तो अमेरिका रखेगा, ठीक है। अमेरिका पूरी दुनिया का बना हुआ, वो ठेकेदार बैठा हुआ है वहाँ पे, वो एक चीज़ को देखेगा। उसने खाली S-400 की एक बैटरी लेने के पीछे उसने वो फाइटर जेट नहीं इनको दिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो सऊदी अरेबिया की जहाँ तक बात है, सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों अमेरिका से रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक तरह के कहा हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमें जो है यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट लगाने दें, ठीक है, हम क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। अमेरिका किसी हद तक राज़ी हो गया था। पीछे से इसराइल ने लॉबिंग शुरू कर दी, इसराइल ने कहा नहीं हम ये नहीं करने देंगे, हमसे पूछे बगैर नहीं होगा ये। उसने सीधा सीधा अमेरिका को ललकारना शुरू कर दिया, इसराइल को। अच्छा, बेटे ने बाप को ललकारना शुरू कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मामला वहाँ पे शुरू हो गया। तो ये बहुत मुश्किल है कि सऊदी अरेबिया को इस तरीके से ये करने दें। तो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी भी बड़ी अजीब से रही है। एक मुल्क आप देखें कि मतलब इतना कुछ है उसके पास, इतना कुछ है, लेकिन वो खुद बनाने की तरफ जा ही नहीं। अभी जाके पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कुछ इनकी आर्मड व्हीकल्स हैं टर्की की, 4 हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत सऊदी अरब के अंदर अब खुद मैन्युफैक्चर होंगी। ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि सऊदी अरब ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लेके खुद कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है। नहीं तो वो ख़रीदी जाएगा, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, और वो पड़ा हुआ है उसके पास असला, वो ज़्यादा से ज़्यादा यमन के ऊपर इस्तेमाल हो जाएगा, इसके अलावा कुछ कोई इसका लेना देना। सुनने में आया था कि सऊदी अरेबिया फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि $75 बिलियन एनुअली वो खर्च करता है अपने डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर। तो वो फिर सारा खरीदने में ही जा रही हैं चीज़ें, सिर्फ खरीद रहा है, सिर्फ खरीद ही जा रहा है। वो एक इम्पोर्टर है बस। अच्छा। वो एक आर्म्स का इम्पोर्टर है, ठीक है, आर्म प्रोड्यूसर नहीं है वो। अब पाकिस्तान भी इंडिजनाइजेशन के ऊपर गया, बहुत सारे मुल्क जा रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गया इस मामले के अंदर, ठीक है, वो खुद जा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। रुद्रा मिसाइल बना रहा है, अस्त्रा 1, 2, 3 वो आगे पीछे चला गया। इवन ब्रह्मोस भी जो है जॉइंट वेंचर था, लेकिन अब ब्रह्मोस 2 की तरफ भी जा रहा है। वो सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे लगा। लेकिन अब जहाँ तक इसकी बात है वो उसने तो मतलब तवज्जो ही नहीं दी। अभी जाके सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया को थोड़ी सी होश आई है कि यार हम भी कुछ बना लें। इतना पैसा आप इतने बड़े बड़े रिसर्चर दुनिया से इकट्ठे कर सकते हो, वहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसने क्या आसान रास्ता उसने अपनाया हुआ कि हम अमेरिका से ख़रीद लेंगे। उसको दरअसल अमेरिका के असले का चस्का पड़ा हुआ है। अमेरिका का असला नंबर 1 हम वो डायरेक्टली ले लेंगे। आप हालांकि होना ये चाहिए कि अगर किसी आप एक मुल्क से ना, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने VT4 टैंक लिए, ठीक है, चाइना से VT4 लिए, तो अब अगर आप कोई ज़्यादा मकदार के अंदर किसी मुल्क से कोई असला लेते हो ना, तो आप उसको ये कह सकते हो कि यार आप हमें ना लाइसेंस दो इसका, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के तहत ना, हमने TOT के तहत ना हम ये अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। पाकिस्तान ने ज़्यादा मकदार के अंदर VT4 लिए, वो पाकिस्तान के अंदर अब हैदर के नाम से बन रहा है वो। अच्छा, ठीक है। SH-15 और विट्ज़र है, वो भी अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को उसका भी लाइसेंस मिल गया, ठीक है। SH-16 भी चाइना बना चुके हैं अब, ठीक, वो बहुत बेहतरीन विट्ज़र है वो। हालांकि मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान इंडिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना J-18C ने इतना इंडिया को नुकसान दिया, ना J-17 थंडर ने दिया, ना किसी और, ना फतह ने इतना दिया जितना SH-15 और विट्ज़र ने इंडिया को नुकसान दिया। इंडिया की पोस्ट इतनी ज़्यादा उसने तबाह की, इतनी प्रिसीजन के साथ उसने अटैक किया वहाँ पे। वो तकरीबन 52 किलोमीटर की रेंज है उसकी, उस एक तोप के गोले की, उस एक मार्टर शेल की तकरीबन 52 किलोमीटर की रेंज है और प्रिसीजन के साथ, ठीक है। SH-15 और विट्ज़र ने इंडिया को इंतहा का नुकसान दिया। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि इनको इस तरफ जाना चाहिए, ख़ुद बनाने चाहिए चीज़ें, लेकिन नहीं। हालांकि ईरान ने इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, वो उसने इंडिजनाइजेशन के ऊपर काम किया। ज़ाहिर बात है ख़रीद सकता नहीं था असला रशिया के अलावा, पाबंदियाँ थी, रशिया पाबंदियों को देखता है, रशिया के ऊपर खुद पाबंदियाँ। ये बेचारे आपस में दोनों पार्टनर बन गए थे, रशिया और ईरान, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं था दोनों के पास। तो इन्होंने खुद काम करना शुरू किया, इन्होंने खुद ऐसे साइंसदान पैदा किए। लेकिन सऊदी अरब के देखें तो वही मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था कि ईरान ये क्लेम करता है कि वो फुली इंडिजिनस हो चुका है, वो खुद मुख्तार है। डेकर्स ऑफ सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपने ड्रोन्स मिसाइल्स, हमने देखा इसराइल वाली जंग में उन्होंने चीज़ें जो यूज़ की हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि ईरान खुद मुख्तार है आज की डेट के अंदर? देखें ईरान को, देखें ना आप, कैलिबर क्रूज़ मिसाइल था इसका रशिया का,
उसी का नया वर्जन इन्होंने ईरान के अंदर बनाया। फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने जिस टाइम बनाना शुरू किया था उस टाइम ईरान ने पाकिस्तान बना के बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था, उस टाइम ईरान ने बनाना भी नहीं शुरू नहीं था किया। ठीक है, इसके अंदर रशिया ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, रशिया ने बेहतरीन करके ईरान को सपोर्ट किया है यहाँ पे। तो उसके बाद जब इन्होंने सपोर्ट शुरू किया तो इन्होंने भी जो है वो ज़ाहिर बात है सीखा है, अपने अंदर ऐसे साइंसदान इन्होंने पैदा किए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतने बेहतरीन है रशिया के अंदर। आप इनकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर इनकी एक और यूनिवर्सिटी है तेहरान के अंदर, वो इन्होंने तबाह कर दिया, उसके अंदर से बड़े साइंसदान निकलते थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बंदे भी पैदा किए हैं, ऐसे इंजीनियर्स इन्होंने पैदा किए हैं, ऐसे साइंसदान इन्होंने पैदा किए हैं जो इन्होंने ख़ुद अपने बनाना शुरू किया है। इंडिजनसली इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए, आगे इन्होंने कामयाबी के साथ उसको सर अंजाम दिया। इवन कि इन्होंने देखें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो इन्होंने फतह 1 फतह 2 जो इन्होंने बनाए, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ये शहीद 136 जो है, अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, शहीद 136 जो है ये इन्होंने लाइसेंस वर्जन जो है रशिया यूज़ कर रहा है इसका। अच्छा, गैरन 2 के नाम से, सही है, और रशिया उसको सबसे ज़्यादा कामयाबी के साथ यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप देखें कि क्या लेवल है इनका। ठीक है, इन्होंने खुद से इतनी अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, इब्राहिम रईसी इनके हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर फोत हो गए, शहीद हो गए, ठीक है, अज़रबैजान के बॉर्डर के पास। अच्छा, अब वो आपको पता है उस हेलीकॉप्टर का असल में मसला क्या था? असल मसला ये था कि 1996 से उसके स्पेयर पार्ट ये ढूंढ रहे थे। अच्छा, वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, बेल, ठीक है, उसके 1996 से वो स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे थे, और इनके ऊपर पाबंदियाँ इतनी थी कि 1996 से उन बेचारों को स्पेयर पार्ट नहीं थे मेरे उसके। उसी की तकनीकी ख़राबी के बहस वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्रैश हुआ है। अब आप देखें कि इतनी पाबंदियों के बावजूद एक मुल्क फिर भी किसी हद तक उसने इस लेवल का ऑफेंसिव सिस्टम अपना बना लिया है कि उसने इजराइल जैसे मुल्क को चैलेंज कर दिया, बिल्कुल। इतनी पाबंदियों के बावजूद। ज़ाहिर है जो अमेरिका को आगे बीच में जंग रुकवानी पड़ी, वरना वो क्यों रुकवाया जब उसको पता है ईरान को मार पड़ी है, वो तो पढ़ने थे, उसको पता लगा कि नहीं भाई बिल्कुल गेम जो है ना वो गलवद गई है, तो उसने फिर हमेशा की तरह जैसे अमेरिका की आदत है बीच में पढ़ के फिर कुछ नहीं हुआ जाओ जाओ घर जाओ, वो वाली आदत मुनसिफ वाला जो रोल वो प्ले करता है। बिल्कुल। अच्छा फहद भाई, हम ईरान की बात कर रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग का भी एक ट्रेंड पाया गया है ईरान के अंदर। उन्होंने RQ-170 ड्रोन को स्पाइक ATGM, तो उन्होंने फिर उसको ये वेस्टर्न सिस्टम्स को पकड़ के फिर उसको लोकली प्रोड्यूस किया। तो ऐसे नेशंस जिन पे सैंक्शंस हों तो उनके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना ये कैसे, और टेक लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए स्पेशली मुस्लिम नेशंस के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना कैसे है? देखें जो रिवर्स इंजीनियरिंग है ना, ये होता क्या है बेसिकली, अगर आपको कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे एक मिसाइल आपको सही सलामत मिल गया, सही कंडीशन के अंदर आपके पास आ गया हो, आप उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। मिसाल देता हूँ मैं आपको, पाकिस्तान का सबसे अच्छा क्रूज़ मिसाइल है बाबर क्रूज़ मिसाइल, ठीक है, ये बिल्कुल कॉपी है टोमाहाक की। टोमाहाक अमेरिकन क्रूज़ मिसाइल है जो अभी इन्होंने इसके ऊपर भी फायर किए हैं, अपना ईरान के ऊपर भी फायर किए हैं सबमरीन के थ्रू। सही, बहुत बेहतरीन मिसाइल, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी कॉपी की, ठीक है। हालांकि समर मुबारक मान साहब इसका इनकार करते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया था वो सारा। और टोमाहाक की एक और बड़े मज़े की चीज़ है कि वो टोमाहाक जो है ना वो इंतहाई नाजुक किस्म का मिसाइल है, अगर कहीं फेल भी हो जाए ना, नीचे गिर भी जाए ना, तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है वो, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसको रिवर्स इंजीनियर किया था। समर मुबारक मान साहब कहते हैं कि नहीं वो पाकिस्तान ने खुद बनाया था बाबर, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब और आगे बहुत सारे ऐसे साइंसदान भी हैं वो कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान, और ज़्यादातर बात यही सच लगती है कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियर किया था उसको। अच्छा, तो इससे पहले मिग जो है अपना मिग 21 था गालबन, उसका बड़ा उस टाइम वलवला होता था सारे में, वो गलती से कहीं एक यूरोपियन कंट्री में जाके लैंड कर गया, सही, उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियर किया इन्होंने। फिर इसी तरह जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सही सलामत मिलेगी नहीं ना जब तक, तो आप रिवर्स इंजीनियर कर नहीं सकते उसको। अच्छा, ठीक है, अब एक चीज़ तबाह हुई है या उसकी छोटी, आप उसको क्या रिवर्स इंजीनियर करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसको। इनको 2011-12 के अंदर वो मिला, ठीक है, एक इनको स्टेल्थ ड्रोन है, रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है वो, सही, सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो वो उन्होंने पकड़ा वहाँ से। अब इन्होंने कहा जी कि हमने उसको रिवर्स इंजीनियर कर दिया, लेकिन असल में है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी खुद ही एक बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, उसके ऊपर का जो मटेरियल होता है वो खुद ही एक बड़ी चीज़ है। ईरान ने क्लेम तो किया, लेकिन ईरान को उस ड्रोन का रिवर्स इंजीनियर करने का फ़ायदा नहीं है। वो मिसाल वो होता है ये है कि ना वो अटैक कर सकता है, ना वो डिफेंस कर सकता है, कुछ भी नहीं, वो बेसिकली सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सुनने में आया था कि ईरान का ओज प्रोजेक्टर बोजेट इंजन, वो उनके फिर जो उन्होंने लोकली प्रोड्यूस किया, फिर उनके फाइटर जेट्स में साइका और कोसर फाइटर जेट्स के अंदर वो चीज़ें यूज़ हुई हैं जो रिवर्स इंजीनियर है। तो ये टेक लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए जिन पे सैंक्शंस भी हों, तो मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि क्या उनके लिए ये
कामयाबी है ये कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा। रिवर्स इंजीनियर करने के लिए आपको कोई भी बेहतर इंजीनियर अगर आपके पास मौजूद है ना, अच्छे इंजीनियर आपके मौजूद है, अच्छा अच्छा वो उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर अगर वो रिवर्स इंजीनियर करने के काबिल है चीज़, तो तब, अगर नहीं है तो दुनिया के सारे इंजीनियर लगा दें, रिवर्स इंजीनियर नहीं हो सकता वो, ठीक है, वो नहीं हो सकती अच्छा अच्छा चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर के। अब मैंने आपको पाकिस्तान की मिसाल दी बाबर की, कि इन्होंने टोमाहाक से रिवर्स इंजीनियर किया बाबर, ठीक है। आपने स्पाइक की बात की, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है मेरे ख्याल से वो, अब इन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियर किया, ठीक है। अभी इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, होती रहती हैं, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपको सही सलामत पहले चीज़ आता है आपके, ठीक है। फिर उसको आप भेज दें लेबॉर्ट्री के अंदर कि भाई अब इसको रिवर्स इंजीनियर आप करते रहो, तो वो सारी चीज़ें होंगी। फिर जाके वो देखेंगे कि वो हमारे पास वो इक्विपमेंट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो स्पेयर पार्ट्स में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है सर। तो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी दुनिया का मुल्क इसमें कर सकता है ये। सही है। अच्छा फाद भाई, आप थोड़ा सा अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। सुनने में ये आया था कि टर्की ने सोमालिया को कोई ड्रोन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी दिए हैं, और उनके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप्स भी वहाँ पे उन्होंने जो है ना ऑपरेट करवाए हैं। तो क्या अफ्रीका में मुस्लिम नेशंस का कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन या स्ट्रेंथ ऐसे पनप सकती है? देखें, जहाँ तक बात है ना टर्की, तो अब जैसे पहले होता था ना कि एक कोल्ड वार चला करती थी, 1979 के बाद एक कोल्ड वार चली है, मुस्लिम कोल्ड वार। उसमें ये होता था, दो मुल्क होते थे, एक सऊदी अरेबिया होता था और एक ईरान होता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर स्टार्ट लिया सीरिया से, ठीक है, एक तीसरी पावर बीच में आई है, इसका नाम है टर्की। सही। टर्की ने अपना खित्ते के अंदर, खित्ते के इर्द गिर्द इन्होंने अपना एक ना इन्फ्लुएंस इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने शुरू किया सीरिया से, ये सूडान तक गए, ये लिबिया तक गए, ये आगे फैलते फैलते ये सोमालिया तक चले गए, मैसिडोनिया तक चले गए, ठीक है। तो ये इन्होंने काफ़ी सारे मुल्कों के अंदर ना अपना इन्फ्लुएंस इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। ये खाली मुस्लिम अफ्रीका के अंदर तो आए हैं, लेकिन मैसिडोनिया के अंदर भी चले गए। इनके वहाँ पे इनकी कुछ छोटी मोटी बेसिस भी हैं। अच्छा। ग्रीस के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है मैसिडोनिया, छोटा सा मुल्क है, लेकिन इन्होंने उसके बॉर्डर के साथ ही वहाँ पे इन्होंने अपने फौजी तैनात किए हैं। अच्छा। अब ग्रीस सबसे बड़ा दुश्मन है इसका, टर्की का। लोग समझे शायद इसराइल सबसे बड़ा दुश्मन है, इसराइल से भी बड़ा दुश्मन ग्रीस है, क्योंकि जंग लड़ चुके हैं आपस में। गालिबन 74 के अंदर ये जंग लड़ चुके हैं अपना साइप्रस के पीछे। अब साइप्रस दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बेसिकली तकसीम है। एक छोटा सा हिस्सा है, एक बेस है यूके की, एक हिस्सा जो है ये अपना ग्रीस के पास है, एक टर्की के पास है। इसी तरह यहाँ पे सोमालिया की तरफ आते हैं आप। अच्छा। अब सोमालिया के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं। सोमालिया का एक हिस्सा है जहाँ जो ऑयल रिच है, ठीक है, सूडान का भी इसी तरह है, और एक हिस्सा जो नॉर्मल है, मतलब इसी तरह काफ़ी सारे फैक्शंस इनके बने हुए हैं। तो उसके अंदर कुछ को ये सपोर्ट करते हैं, कुछ को दूसरी तरफ यूएई सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली एक इस तरह की जंग है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस कौन ज़्यादा अपना बना सकता है। इस हवाले से फिर टर्की ज़ाहिर बात है यूएई असला ख़रीदता है, टर्की बनाता है, जो बनाता है वो असला देता भी आगे। फिर तो टर्की ने TB2 ड्रोन्स उनको दिए हैं। हेलीकॉप्टर्स की आपने बात की, मुझे इस बारे में पता तो नहीं है, लेकिन गालिबन उन्होंने T129 दिया होगा उनको। T129 अटैक हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है। हाँ बिल्कुल, T129 उन्होंने दिया है, सोमालिया को दिए हैं, और सोमालिया बड़े अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट भी कर रहा है वहाँ पे। अब बीच में वहाँ पे बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप भी हैं, मिलिटेंसी इंतहा की ज़्यादा है। वो एक खिचड़ी बनी हुई है, जिस तरह सीरिया के अंदर बनी होती थी ना, वो सोमालिया के अंदर भी बनी हुई है, सूडान के अंदर भी बनी हुई है, लीबिया के अंदर भी इसी तरह बनी हुई है। ये हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिच भी अगर आप एक तरह से कह सकते हैं, मिनरल्स के हिसाब से कह सकते हैं, दुनिया का सबसे अमीर खिता जो है अफ्रीका है, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब खिता भी अफ्रीका है, ठीक है। अमीर इस तरह है कि वहाँ पे हर वसाइल है दुनिया का, लेकिन गरीब इस तरह है कि इन्होंने कॉलोनियल पावर्स ने, फ्रांस ने, ख़ास तौर पे फ्रांस ने और अमेरिका ने उनको इतना दबा के रखा, सारे उनके वसाइल के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया। अब जाके पावर शिफ्ट आ रहा है। इसके अंदर यूएई का भी बहुत बड़ा कसूर है, यूएई बहुत बड़ा कसूरवार है इसके अंदर। ये सूडान से उठाते हैं, वहाँ से अपना सोना उठाते हैं, गोल्ड उठाते हैं, सीधा जाके यूएई। अब बीच में टर्की की इन्वॉल्वमेंट जो है ना, इन सारों को इन्होंने रगड़ा दिया टर्की ने सही करके, ठीक है। टर्की का इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव मैनर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। सोमालिया के अंदर है, सूडान के अंदर है, लीबिया के अंदर है, इन तीनों मुल्कों के अंदर जो है ना टर्की का इन्फ्लुएंस ये बहुत पॉजिटिव वाइब है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इसके हवाले से, मुस्लिम कोalition के हवाले से। टर्की का होना ठीक है, बीच में अगर सऊदी अरब आएगा या यूएई आएगा या ईरान आएगा, इन्होंने वहाँ पे मामलात को ज़्यादा ख़राब ही करना है। टर्की इस मामले में ठीक है कि ये कम अज़ कम किसी ना किसी हद तक ना, जो मुसलमान मुल्क है ना, उसको मुसलमान समझ के ना उसकी साइड लेता है। ये रजब तैयब एर्दोगान के अंदर थोड़ी सी इस्लामाइजेशन वाला एक उनसर उसके अंदर है, तो ये इसके अंदर यूएई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मुलीद हुए में, ठीक है। ईरान के अंदर अगर आप देखें तो ईरान मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। आप सीरिया की मिसाल ले लें, इराक़ की मिसाल ले लें, ठीक है। सऊदी अरब का देखें तो वो भी किसी हद तक जा सकता है, उसने जो यमन का हाल किया है, ठीक है। टर्की इस मामले में बहुत बेहतर है।
ठीक है। टर्की मुसलमान मुल्कों की इज़्ज़त कदर करता है, वो समझता है सारी चीज़ें, उनके रिसोर्सेज उन्हीं के हवाले भी करेगा, ख़ुद भी कुछ लेगा, फ़ायदा दोनों तरफ से आएगा। ये कहते हैं कि हमारा फ़ायदा सिर्फ हमारी तरफ ही है। तो टर्की के वहाँ पे प्रेजेंस जो है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। फाद भाई, आपने टर्की की बात की, हम आखिरी जंग में भी, जो पाकिस्तान इंडिया वाले जंग में भी टर्की नेटो का हिस्सा भी है, उसके बावजूद टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, वर्बली भी और वैसे भी। तो इतना बड़ा हौसला रखना, फिर ये टर्की क्या ही हौसला हो सकता है ऐसे? बहुत बड़ी तादाद जाती है टूरिस्ट की ये टर्की के अंदर। इन्होंने बाइकआउट किया टर्की का। हाँ, इंडिया ने अब बाइकआउट कर दिया टर्की का, इंडिया ने बाइकआउट किया टर्की का इस हवाले से। तो इन्होंने बहुत कुछ किया कि ड्रोन हालांकि पाकिस्तानी खाली जीहा 3 यूज़ हुए हैं उसके अंदर, ना TB2 हमने यूज़ किया, ना किंजी हमने यूज़ किया। ठीक है, अभी तक हमने कीगम 3 के नाम से हमारा क्रूज़ मिसाइल जो है, ठीक है, वो स्मार्ट क्रूज़ मिसाइल है, वो टर्की की मदद से पाकिस्तान बना रहा है। वो जब बनेगा इंशाल्लाह दुनिया को नज़र भी आएगा कि कोई चीज़ आई है दुनिया में सामने। किमनकश 1 और किमनकश 2 के नाम से जो है उसका नाम पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कीगम 3 रखा हुआ है। वो जब बनेगा इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ आएगी वो दुनिया के सामने। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो बन रहा है। अच्छा, तो जहाँ तक बात है टर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना ना, तो इस हवाले से अगर आप देखें ना कि टर्की लेवरेज रखता है। ठीक है, अब टर्की की बात सुनी जाती है दुनिया के अंदर। टर्की एक तो इकनॉमिक पावर बहुत बड़ी है, टर्की मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ना, तो अब एक मुल्क जिसके पास लेवरेज हो ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी से मुराद किसी हद तक वो जा सकता है। टर्की ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, खुलेआम मसला नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था इस तरह खुलेआम। बैकडोर चैनल पे जाके पाकिस्तान जिनके जहाज़ जाते रहे वहाँ पे सारी चीज़ें आती रही हैं, वो चलता रहता पूरी दुनिया। इसराइल के भी जाते रहे इंडिया के अंदर। ठीक है, इसराइल के 2 जहाज़ वहाँ इंडिया के अंदर गए थे, अमेरिकन भी जाते रहे। ठीक है, इंडिया के अंदर। लेकिन ये सारी बात है, वो टर्की ने इस तरह की बात इस वजह से इतना हौसला इस वजह से रखा, टर्की का लेवरेज है, इकोनॉमिक लेवरेज है, स्ट्रॉन्ग है। तो जिस बंदे का डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो जिस बंदे का घर अच्छा हो ना, घर तगड़ा हो, तो वो बात ऐसी वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ऐसी। अच्छा फाद भाई, हम फाइटर जेट्स की बड़ी बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन बन रहा है फाइटर जेट्स, आजकल बड़ा ट्रेंड है। तो फाइटर जेट इंजन के हवाले से कुछ बताएं, और पाकिस्तान क्यों फाइटर जेट इंजन नहीं बना पा रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो जेट इंजन होता है ना, हम समझते हैं कि जेट इंजन जो है वो आसानी से बन जाते हैं। जेट इंजन बनाना, आप देखें, मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि एक एटॉमिक वेपन बनाना, अगर आपके ऊपर किसी दूसरे मुल्क की पाबंदी नहीं है या अमेरिका आपके बीच में नहीं आता, तो आप टेक्निकली उसका एक न्यूक्लियर वेपन भी आप बना सकते हो। लेकिन एक जेट इंजन बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, उसको कहते हैं कैवरी इंजन। कैवरी इंजन प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत पहले शुरू किया। रजत सिंह ने अभी दोबारा से अप्रूवल दिया कि हम दोबारा बनाएंगे। इतना अरबों डॉलर लगा चुके हैं इंडिया, इनसे एक कैवरी इंजन नहीं बन पा रहा। अरबों डॉलर लगा चुका है। जो जेट इंजन है ये दुनिया के बहुत कम मुल्क बना पाए अभी तक। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। हमारा जो बाबर क्रूज़ मिसाइल है, बाबर क्रूज़ मिसाइल के अंदर लगता है टर्बो जेट इंजन। सही, ठीक है। टर्बो जेट इंजन जो है ना, टर्बो फैन इंजन भी इसको कहते हैं। ये जो टर्बो फैन इंजन है, ये हम लेते हैं यूक्रेन से, ये भी पाकिस्तान नहीं बनाता। अच्छा, ये तक हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो होगी ना, वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी होगी। जेट इंजन बनाना इंतहा का मुश्किल है। मैं आपको मिसाल, अब इस भी सरसरी तौर पे बात चल पड़ी है, तो मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि होते कितने किस्म के हैं ये। अब मिसाइल्स हैं, मिसाइल हम सुनते हैं कि सब सोनिक है, इसकी मार्क 1 से नीचे की स्पीड होगी, फिर सुपर सोनिक आएगा, हाइपर सोनिक आएगा। हम कहते हैं हमें ये बनाना चाहिए। वो बेसिकली उसके अंदर सारा का सारा कमाल इंजन का होता है। सही, सारा का सारा। एक होता है आपका टर्बो जेट इंजन, ठीक है, वो सुपर सोनिक तक शायद की बात है कहीं ना कहीं पहुँच जाए। ठीक है। एक होता है रैम जेट इंजन, ठीक है, वो हाइपरसोनिक तक भी पहुंच सकता है। ठीक है। एक होता है स्क्रैम जेट इंजन, वो उससे भी आगे चला जाता है। स्क्रैम जेट इंजन से पहले और रैम जेट इंजन से पहले रैम जेट डुअल प्रपल्शन इंजन होता है। ठीक है। ये इंजन्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, तकरीबन 4-5 किस्में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ये मतलब हर कोई बना सकता होता, दुनिया का हर मुल्क जो है वो, मैं आपको बताता हूँ, खाली फ्रांस में अभी करने क्या जा रहे हैं इंडिया। अब इंडिया जब थक हार गया ना बिल्कुल, कैवरी इंजन अकेले बनाएंगे, ये अमेरिका ने इसको इंजन देने से इनकार कर दिया। ये तेजस पिछले दिन उन्होंने खड़े किए, बगैर इंजन के खड़े हुए तेजस, इनके इंजन ही कोई नहीं है उनके अंदर। ठीक है। वो अब मसला इनको यहाँ पे ये पेश आ गया, तो अब करते करते इन्हें ये गए फ्रांस की तरफ भागते हुए कि फ्रांस के साथ अब कोलैबोरेशन करें, मिल के जो है ना इंजन की डेवलपमेंट हम करें यहाँ पे। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हम इंजन की करें, तो पाकिस्तान को भी चाहिए। अब पिछले दिनों खबर भी आई थी, मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान के एक इदारा नेस्ट ऐप, वहाँ से कुछ तस्वीरें ली हुई थी नेस्ट ऐप से। अच्छा, नेस्ट ऐप की तस्वीरें ली हुई थी कि हमारे आगे फ्यूचर के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। उसके अंदर हमारा थे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। एक हमारा बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है PFX का,
4.5 प्लस जनरेशन का जहाज़ हम इंशाल्लाह खुद बनाएंगे 2028 तक इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह, जो हमारा ब्लॉक 4 के लाएगा GF-17 का। उसके बाद आगे एक और तस्वीर लगी हुई थी, वो था टर्बो जेट इंजन वहाँ लिखा हुआ था। अब उसकी बड़ी आई मची कि यार पाकिस्तान टर्बो जेट इंजन बना रहा है। अब जारी बात है कोलैबोरेशन करके अब JF-17 थंडर के अंदर हमारा रशियन इंजन यूज़ हो रहा है, ठीक है, रशियन इंजन वहाँ हमारे JF-17 के अंदर रशियन इंजन है। अच्छा, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान रशिया के साथ कोलैबोरेशन पाकिस्तान ने की हो, सही, या चाइना के साथ की हो, लेकिन उसके अंदर अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इधर आई हुई है कि वो टर्बो फैन इंजन किस चीज़ का, वो मिसाइल का इंजन है या वो फाइटर जेट का इंजन है, वो किस चीज़ का इंजन है। तो हो सकता है वो मिसाइल का इंजन हो, ठीक है, हो सकता है वो फाइटर जेट का इंजन होगा। तो ये कन्फ्यूजन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये कहना कि ये कोई भी मतलब मुल्क बना सकते हैं, ये दुनिया की सबसे 4 या 5 मुल्क खाली इसको बनाते हैं। रशिया बनाता है, चाइना बनाता है, फ्रांस बनाता है, अमेरिका बनाता है, ख़त्म। आपको दुनिया का और मुल्क ही नहीं कोई मिलेगा जो फाइटर जेट के इंजन बना रहा हो वहाँ पे। सही, तो ये बहुत मुश्किल काम है। सही। फाज भाई, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल पे मैं कंक्लूड भी करूँगा कि मुस्लिम नेशंस को, हमने न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात की, पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशंस में एक न्यूक्लियर हैसियत रखता है, तो मुस्लिम नेशंस को पाकिस्तान का न्यूक्लियर होना आज की डेट में, आपने ये भी बता दिया कि न्यूक्लियर अब बनना बहुत मुश्किल हो गया। लोग कंट्रीज़ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा उनके साथ क्या हो रहा है, ईरान के साथ, हमने सऊदीया की बात कर ली। तो मुस्लिम नेशंस को पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना उनके लिए कितनी हौसलेमंद बात है, और उनके लिए ये कितना बड़ा, जिसका कहते हैं ना एक, कि हमारा एक भाई के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इस पर इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं। देखें, दुनिया में 56 से 57 मुल्क है, इस्लामी मुल्क। सही, ठीक है। अब सूडान है, साउथ सूडान बन चुका है, सूडान के भी टुकड़े हो गए हैं। 56 से 57 मुल्क। अब इन 56 से 57 मुल्कों में न्यूक्लियर पावर सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है, ठीक है। हालांकि इकॉनमी के अंदर इंडोनेशिया भी हमसे शायद बेहतर है, टर्की भी शायद हमसे बेहतर है, मलेशिया भी हमसे बेहतर, ये सारे मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है। लेकिन उस सऊदी अरब है, कतर, इंतहा के ऑयल रिच, इतने रिसोर्सेज से भरे हुए मुल्क, लेकिन न्यूक्लियर वेपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास हैं, जो मतलब खुद आप हालात देखें पाकिस्तान के तो वो आपके सामने ही है, इसमें कोई तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर इतनी बड़ी रहमत है ना, ये ठीक है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, एक तरह के न्यूक्लियर स्टेट हैं हम। अब इसका जहाँ तक मामला है कि पिछले ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर इसको इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता था। सही, ठीक है, कि हम इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहे हैं सारी इस्लामिक बॉम्ब, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अब यहाँ पे आप उठ के जो है इसका वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसा सेकुलर किस्म का माइंड सेट रखने वाला आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म अगर आप लगा देंगे ना, तो इसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान को भी ना हो सके। ये पाकिस्तान खुद एक नेशनैलिटी की कौम परस्ती की बुनियाद के ऊपर तो उसको, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक सही, आप जिसे कह सकते हैं एक मुवाहिद किस्म का इंसान अगर आ जाए, ठीक है, जो मुस्लिम ममालिक का दुख रखने वाला बंदा हो, ठीक है, तो ऐसी ललकार भी दे सकता है उनको कि भाई अगर इस तरह करोगे तो फिर हमने छोड़ना है ना, अपना कुछ है ना तुम्हारा कुछ छोड़ना है, ठीक है। तो सारी बात है, हौसला वहाँ पे मिलेगा उनको। उम्मीद करनी चाहिए कि एक इस्लामी फलाही रियासत जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी तकमील की अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जिसका ख्वाब देखा, इंशाल्लाह जिस दिन वो एक पूरी तरह से इस्लामी रियासत जिस दिन इंशाल्लाह वजूद में आएगी ना, तो उस दिन ये सिर्फ एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ये 57 मुल्कों का इंशाल्लाह न्यूक्लियर वेपन होगा ये इंशाल्लाह। और वो हम ये चीज़ देखते भी रहते हैं, सऊदीया के हवाले से भी लोग ये सोशल मीडिया पे बात भी करते रहते हैं, और इस पर आप भी अपना एक कोई पॉइंट दें कि मक्का और मदीना हिफाजत तो अल्लाह ताला अपने घर की खुद ही करेंगे, मक्के की भी वो खुद ही करेंगे, मदीने की, लेकिन एक ज़ाहिरी असबाब भी। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना ये उनके लिए भी हौसला है कि भाई कोई मसले वाली बात नहीं है, कि ऐसा भी है सऊदीया के लिए भी। सऊदी अरब वो देखे ना, उसका एक मामले एक डिफरेंट है, उसका मामला इस तरह डिफरेंट है कि मस्जिद अक्सा से भी पूरी दुनिया के मुसलमान अकीदत रखते हैं, हाँ, लेकिन जो अकीदत जो है मक्का मदीना से है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। अगर आप देखें कि वहाँ पे एक छोटी से भी कोई इस तरह का वाकया होगा ना, तो आप कि सेकुलर पे बोलना शुरू हो जाएंगे, फिर कहने की जरूरत नहीं कि आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, बिल्कुल उसमें आपको कोई कॉल देने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन के जो थोड़े से सेकुलर माइंडसेट रखने वाले भी मुसलमान है ना, मतलब वही वाली बात है ना कि तेरे नाम से जान भी कुर्बान, मतलब वो जान कुर्बान करने वाले सारे निकलेंगे, फिर जारी बात है, फिर हुकूमत नहीं यहाँ पे अवाम नहीं देखेगी कि यहाँ पे किस तरह, वो एक अलग से सिनेरियो है, वो एक हम बना रहे हैं कि इस तरह के कुछ हो जाए। हालांकि ऐसी कभी ना किसी की तरफ से ऐसा कुछ आज तक आया है, उसकी वो हिफाजत खुद करेंगे हिपोथेटिकल सिचुएशन में, बिल्कुल। तो बाकी वही चीज़ है ना, हदीस भी है ना कि मदीने की बाउंड्री तक आ जाएंगे,
ठीक है, यहूदी, लेकिन उससे आगे जाके मामला नहीं हो सकेगा। ठीक है, मक्का फिर मक्का है, मक्के की तो बात ठीक है। तो बस यही चीज़ है, ये अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत का बस एक तरह से जिम्मा आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। फाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट का, बहुत सारी बातें रह गई हैं। हम इंशाल्लाह आपसे, मैं ऑडियंस से भी कहूँगा, व्यूवर से भी कहूँगा कि इंशाल्लाह हमने फाद भाई के साथ और भी टॉपिक्स पर आइंदा आने वाले दिनों में पॉडकास्ट वगैरह करनी है। तो फाद भाई जज़ाकल्लाह वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई भी हुई हैं और नई पता चली हैं, और जहन भी बना है कि अभी जो कुछ टॉपिक्स आपने गिनवा दिए हैं कि इस पर तो पूरी पॉडकास्ट हो सकती है। तो इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे और नए टॉपिक्स भी इंशाल्लाह फाद भाई के साथ हम लेकर आएंगे। तो अगर सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया तो कर लें, और इंशाल्लाह एक दिन आवाज़ बदलेंगे, ये साज चहचहा को आराम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।